नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज समाज की अपनी तीसरी क्लास है। कल एक कमेंट देखा था आप लोगों में से किसी का था कि सर आप खरी खरी सुना देते हो, कि आप एकदम मुंह पे खरी खरी सुना देते हो और आप इसे गुस्से में पढ़ाते हो। गुस्सा किस बात का? गुस्से में पढ़ाना अलग होता है और एक सीरियसली टॉपिक पर कंसंट्रेट करके पढ़ाना अलग होता है। दूसरा, मुस्कुराने के लिए थोड़ी आता हूं यहाँ पे, आपको पढ़ाने के लिए आता है। समझ आई बात आप? और ठीक है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट साथ साथ में चलना चाहिए, इसीलिए एक शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया था, एजुटेनमेंट, है ना। अब होता क्या है कि कई बार जैसे हम पीपीटी तैयार करते हैं ना, तो पीपीटी में कंटेंट इस प्रकार डालते हैं कि जैसे समाज टॉपिक है, वो मुझे 4 क्लास में कंप्लीट करवाना है। 4 क्लास में कंप्लीट करवाना है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर मैं 10 क्लास तक खींचूंगा ना तो बोर भी हो जाएंगे और अनावश्यक रूप से खींचने में कोई आनंद नहीं है। दूसरा, ये क्या है, एक तरह की स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी, ये लिखा हुआ होता है, इसी को एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन करते समय जैसे आज की क्लास समास में या तो पहली क्लास इंपॉर्टेंट थी या आज की क्लास आपको बहुत नई सीखने को मिलेगी। तो रही बात, अगर आप कहते हो कि सर गुस्से में रहते हैं, तो गुस्सा कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो चिंतित रहता हूं अभ्यर्थियों से। क्यों चिंतित रहता हूं कि एक बार कहीं किसी स्कूल में जो है वो पढ़ाने के लिए गए, जैसे ही क्लास में एंट्री की तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सत्य और नीचे लिखा हुआ था ब्रह्म। तो मेरे जैसा गुरुजी था तो उसने पूछ लिया बच्चों से कि बताओ इसमें से सत्य और नीचे लिखा ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है। तो कोई बैठा था बच्चा और वो बच्चे ने बोला कि गुरुजी मैं बताऊं। बोला हाँ बता बेटा क्या अर्थ है। तो बोला गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, किंतु हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो यहां पे भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कई बार, सबके लिए नहीं बोलूंगा, कि मैं तो यहां पढ़ाता हूं और वहां चैटिंग में चल रही है तेरा गांव कौन सा है, कहां से हो, कौन, और जीके कहां से पढ़ रहे हो, साइंस कहां से पढ़ रहे हो, ये कहां से। यार क्लास चल रही है हिंदी की, चर्चा हो रही है साइंस जीके वगैरह की, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सीरियस और सिंसियर होके पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा। और जो डांट को गुरु समझ के एक्सेप्ट कर लेता है वो तो आगे बढ़ेगा, जो ये सोचता है कि कुछ नहीं ऐसे टीचर बहुत आते हैं, तो वो निश्चित रूप से जो है पतन की कगार पे जाएगा। इसलिए कंटेंट पे विशेष फोकस रहता है, क्योंकि अब जैसे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे अलुक तत्पुरुष है और उपपद तत्पुरुष है एक आगे, मैं रियल बताता हूं आपको, इस अलुक तत्पुरुष में बहुत दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं आपको एक ऐसा टोटका बता दूंगा जिस टोटके के कारण कभी भी जिंदगी में आपका अलुक तत्पुरुष गलत नहीं होगा। सर ये पहचान नहीं पाते हैं, इसकी विज्ञप्ति व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज बता देंगे। वरना रही बात गुस्से, गुस्सा क्यों आएगा, और देखो थोड़ी सी यूं रहती है, थोड़ा सीरियस यूं रह के पढ़ाते हैं, क्योंकि एक टारगेट है मेरा। आपका लक्ष्य क्या है? सिलेक्शन प्राप्त करना। मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है कि इस बार जो स्कूल व्याख्याता और या जो एसआई भर्ती या सेकेंड ग्रेड भर्ती जो आ रही है, जिनमें हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो जो स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड की मैंने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, लगभग अब तक 58 क्लासेस हो चुकी है एनडीसी क्लासेस अपने चैनल पर। तो 1000 से ज्यादा हिंदी के कैंडिडेट्स को का सिलेक्शन देना है। और दूसरा मेरा एक टारगेट ये है कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनको पहली पंक्ति में रखना है। पहली पंक्ति में क्यों रखना है, मैं सीधी सीधी बात बताता हूं कि जब पेपर होने के बाद जब इस प्रकार की घटनाएं आती है कि पेपर आउट हो गया ये, या फिर जो है नकल हुई है, इस प्रकार की जब घटनाएं सुनते हैं ना, तो आपका मन नहीं टूटता, हमारा भी मन टूट जाता है कि यार 6 महीने से 1.5 2 घंटे यहां पे खड़े रहकर और उससे पहले क्लास तैयार करके जो मेहनत की थी, सारी मटिया मेट हो जाती है। तो इसलिए चाहते हैं कि पहली पंक्ति में वो रहें, जिससे क्या है कि मजाले की सिलेक्शन चूक जाए, मजाले की सिलेक्शन चूक जाए, सिलेक्शन नहीं चूकना चाहिए। पहली पंक्ति में रहेंगे तो निश्चित रूप से, पहली पंक्ति में रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हम पहली पंक्ति में हमने वो स्कोर एक्सेप्ट कर रखा है, हासिल कर रखा है कि अब चाहे मेरिट कितनी भी रहे, क्योंकि बाद में जब कट ऑफ का दौर चलता है ना, तो कट ऑफ के दौर को लेकर चलता है, तब अगर टीचर ने बता दी 120, तो नीचे वाले गालियां निकालेंगे, हाँ तुझे ज्यादा पता है कट ऑफ का, ये ठीक है। और जिनके ज्यादा बन रहे हैं वो कहेंगे सर इतनी तो नहीं रहेगी। ऊपर वाले फिर भी
इस पर अपशब्द नहीं यूज करते। नीचे वाले होते हैं ना, इतनी नहीं रहेगी, इतने नंबर लोगों के बन नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। अरे बेटा पढ़ने वाले बहुत हैं, कंपटीशन है वो बहुत है। और दूसरे अंतिम एक बात के साथ मैं अपनी व्याख्यान, अपने ज्ञान को समाप्त करता हूं और क्लास की ओर बढ़ता हूं कि ये युद्ध भूमि है, ये रणभूमि है, युद्ध भूमि है, और इसमें विजय हासिल हमें करनी है। तो युद्ध भूमि में जाकर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि चेहरे पर जो है एकदम, वो कहता है ना कि रौब रहना चाहिए और एकदम सीरियसनेस रहनी चाहिए कि हाँ ये जो टॉपिक है ये एक तरह से हमारा दुश्मन है, इसे इस तरह से कब्जे में करना है हमें कि उसके बाद जब एग्जाम में जाएं तो हम एक के बाद एक देखें, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इतना कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में हम क्वेश्चन हल करें कि गलत करने की गुंजाइश न बचे, बाहर आकर ये नहीं कहें अल्ले ये गलत हो गया। तो ये रणभूमि है, रणभूमि में थोड़ा सा सीरियस रहना भी बहुत जरूरी है, वरना रणभूमि में अगर आप गए और वहां जाकर कहा, देखो वहां खेल खेलते समय बोलते हैं ना कि थू है एक बार टाइम प्लीज, वो वहां टाइम प्लीज नहीं देते। आप अगर रणभूमि में जाकर मुस्कुराओगे तो शत्रु आपके गर्दन को फुटबॉल समझ के उतार सकता है। तो ये भी हमारी रणभूमि है। सीटें होती है मात्र कोई 2000-1500 सीटें होती है, ठीक है, 1500 से लेकर 15,000 तक, ये तो बहुत रीट फर्स्ट लेवल जैसे में आती है। इन सीटों में अगर हासिल करना है, और जहां एक तरफ भीड़ होती है, 4-5 लाख की भीड़ होती है, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो रणभूमि है। थोड़ा सा आप जानते हैं कि जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उसमें एलडीसी और पटवारी ग्राम सेवक के फ्रेशर बच्चे आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आनंद चाहिए, लेकिन टॉपिक सीरियस है, विशेष रूप से करें। कविताएं जिस दिन सुनानी होगी उस दिन मैं खूब सुना दूंगा, आनंद के साथ भी क्लासेस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास महत्वपूर्ण है। चलिए, ज्यादा ज्ञान हो गया। तो हमने तत्पुरुष के भेद किए। तत्पुरुष के भेद में विभक्तियों का विशेष ध्यान रखना है आपको, और विभक्तियों में भी विभक्ति जिस प्रकार से विग्रह होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होगा। कोई टॉपिक हमें कितना समझ आया, इसकी जांच तो तभी होगी जब हम एक टेस्ट लेंगे। तो बहुत जल्द आपके समक्ष एक टेस्ट आएगा, और उस टेस्ट में अब तक जितने टॉपिक करवाए हैं उनको, यानी समास कंप्लीट होने के तुरंत बाद एक टेस्ट लेंगे हम बढ़िया सा, और उसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। देख लेना कि आपको कितने आते हैं, है ना। अलुक तत्पुरुष, क्या नाम है इसका? अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है? इस समास में प्रथम पद के साथ कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। यानी आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे इसमें दो शब्द हैं धन और जय, तो इसमें ये है कारक चिन्ह। क्या है? ये कारक चिन्ह है। ऊंट पटांग, ये क्या है? कारक चिन्ह। युधिष्ठिर, इसमें कारक चिन्ह क्या है? में। वाचस्पति, येरा, मनसिज, ये कारक चिन्ह। इस शब्द में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में साथ में दिखाई देता है। जैसे आप वो उदाहरण जब करते हो राजपुत्र, तो इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। जैसे आपने उसमें किया सिरदर्द, तो इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? बोला सर नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपने इसी तरह से किया माखन चोर, क्या इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये अलग तत्पुरुष नहीं है, ये सिंपल तत्पुरुष हैं, तत्पुरुष के भेदों में से हैं, इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अलग तत्पुरुष में कारक चिन्ह दिखाई देता है। तो सर कैसे दिखाई देता है आप बताओ, कहां है वो कारक चिन्ह? देखिए वो कहां है कारक चिन्ह, अभी बताते हैं। आप नोटिस करेंगे यहां पे इसमें दो शब्द है धन और जय, धन और जय, लेकिन इसके ऊपर ये बिंदी दिखाई दे रही है, ये देखिए ये है कारक चिन्ह। क्या है? को। ऐसे ही ऊंट, एक शब्द है ऊंट और एक है टांग, लेकिन यहां कारक चिन्ह किसके रूप में आया है? प के रूप में। ऊंट पटांग, ध्यान से समझना। युधिष्ठिर, तो आप जानते हैं कि इसमें शब्द होता है युद्ध और एक होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। तो सर ये फिर क्या आया? मात्रा, ये कारक चिन्ह के रूप में। वाचस्पति, वाच यानी वाणी और पति स्वामी, ये स। मनसिज में देखिए मन, मनसी। अब ये जो सी है भाई, मन में जन्म लेने वाला ये सी किस लिए आया है? ये कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में यहां पर विद्यमान रहेंगे। आप शब्द देखते ही पता लगा लोगे कि ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं, है ना, उनको अलग करने के बाद कुछ शेष बचता है, जैसे भाग में शेष बचता है। तो धनंजय, धन को जय करने वाला, धन को जय करने। ऊंट पटांग यानी ऊंट पर टांग, ऊंट पर टांग। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, वही क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर। वाचस्पति, वाचन वाणी, वाक, समझ गए, वाणी। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला,
मनसिज। तो अब ये जो हमने लिखा मनसिज है ना, तो अब आप खुद सोचो इसमें दो शब्द क्या हैं, इसमें दो शब्द क्या हैं, एक तो है मन, क्या है मन, और यानी इसका हो गया मन, और एक हो गया ज यानी मन में ज जन्म लेने वाला। लेकिन ये सी क्या है, ये साहब कारक चिन्ह है, यानी जब दोनों पदों को अलग कर देंगे तो भी कुछ शेष बचेगा, और वो शेष बच गया, इसका मतलब ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे आप यहां देखो, ये उदाहरण देखना है ना, यहां ये सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है खेचर, क्या है खेचर। तो अब आप नोट करो इसमें दो पद कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो पद है ख और एक पद है चर, ये दो पद हैं, क्या हैं ख और चर। तो ये मात्रा क्या है, ये है वो कारक चिन्ह भाई, ख यानी आकाश, चर यानी विचरण करना, तो आकाश में विचरण करने वाला खेचर कहलाता है। तो यहां पे ये मात्रा की क्या जरूरत थी, इसको खच्चर भी तो बोल सकते थे, खच्चर नहीं खच्चर भी तो, लेकिन नहीं, ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण, इसमें मात्रा साथ में रहेगी। ध्यान देखना, ये है भयंकर, तो एक शब्द तो होता है भय और एक होता है कर, तो फिर ये अनुस्वार क्यों लगाया, ये अनुस्वार हमें ये बता रहा है कि बेटा ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे यहां पे वनेचर, तो एक तो शब्द हो गया वन और एक हो गया चर, तो ये मात्रा की जरूरत कहां पड़ी, ये जरूरत इसलिए पड़ी, हमें ये बता रहा है कि वन में विचरण करने वाला, मात्रा एक्स्ट्रा है ना दो पदों के, इसका मतलब ये अलुक का उदाहरण है। शुभंकर, तो एक शब्द तो होता है दोस्तों शुभ और एक होता है कर, तो ये ऊपर बिंदी, ये जो अनुस्वार आया ये क्यों आया है सर, ये आया है हमें ये बताने के लिए कि ये किसका उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। धुरंधर, तो ये हो गया धुर और ये हो गया धर, तो धुरंधर। तो अब यहां पे ये जो अनुस्वार है ये क्यों आया है, बस यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अनुस्वार जो है क्यों आया है, ये हमें ये बताया, धुरी को धारण करने वाला धुरंधर है ना, आसमान में विचरण करने वाला खेचर, भय को करने वाला भयंकर, वन में विचरण करने वाला वनेचर, शुभ को करने वाला शुभंकर। अब वहां पे वो क्या करते हैं, यूं और देते हैं, शुभ को करने वाला शुभंकर। अब हम वहां गलती क्या कर देते हैं, और वहां पे ए ऑप्शन जो होता है उसमें वो पहले ही नंबर पे क्या देते हैं, कर्म तत्पुरुष, क्या देते हैं कर्म तत्पुरुष। मैं दावे के साथ कहता हूं जैसे ही हम इसको देखेंगे हमें दिमाग में आएगा को दिमाग में आया तुरंत हम लोग राइट लगा देंगे, जबकि हम यहां तक नहीं पहुंचेंगे, यहां लिखा हुआ होगा कि अलुक तत्पुरुष, लेकिन हम लोग डी ऑप्शन तक पहुंचेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमें वो जिस माया जाल में फंसाना चाहता है वो यहीं पे फंसा लेगा। और बाहर जैसे ही आएंगे कुछ कहेंगे इसमें अलुक तत्पुरुष है, नहीं नहीं इसमें कर्म है, वो कहेगा देख ध्यान से, इसमें गुरुजी ने क्या बताया था कि ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये अलुक का, अल्ले ये तो गलत हो गया। तो ये बाहर आने के बाद जो अल्ले बचती है ना, इस अल्ले से मैं आपको बचाना चाहता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूं, या समझ लीजिए आप। चलिए आइए, धुरंधर, सरसिज, अब देखिए सरसिज है, मनसिज है, ये सारे शब्द इसी में आएंगे। तो सर, एक तो शब्द होता सर में, फिर ज यानी जन्म लेने वाला, तो ये जो लेने वाला है ना, तो अब ये जो सी है ये क्या है, ये हमें ये बता रहा है कि ये उदाहरण अलुक तत्पुरुष का है। विश्व भर, विश्व को मतलब विश्व का भरण करने वाला, विश्व का भरण करने वाला, तो यहां पे विश्वंभर हो जाएगा। अब मेन बात क्या निकल के आती है, मेन बात ये निकल के आती है कि भैया इसमें अलुक तत्पुरुष है, कैसे, बिंदी, विश्व और भर दो शब्द हैं, और इसी कारण हमें पता चला कि इसमें क्या है, विश्वंभर में अलुक तत्पुरुष। अब ये बात किसी किताब में थोड़ी लिखी हुई मिलेगी आपको, संसार की किसी भी किताब में आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यह चीज आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब सीरियस रहना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये, आप अलुक का कोई सा भी उदाहरण देख लो, उसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा, धन जय की बिंदी एक्स्ट्रा, ऊंट पर टांग पर प एक्स्ट्रा, युद्ध स्थिर में ये ई मात्रा एक्स्ट्रा, वाचस्पति वाक और पति स एक्स्ट्रा, समझ के बाद आप। अब आप ऐसे शब्द कोई सा ही उठा लेना, आपको 100% दावे के साथ पता लग जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। अब जैसे मान लो इसमें क्या कहते हैं उसे, और शब्द बताता हूं एक आपको, धनंजय मैंने आपको बता दिया, धनंजय तो बता दिया। जैसे आप ये देखिए वसुंधरा, क्या है ये देखिए, ठीक है, प्रलयंकर,
क्या है? अब हो सकता है कोई कमेंट कर रहा हो नीचे, हो सकता है ऐसा बाद में, क्योंकि प्रीमियर क्लासेस हैं, कमेंट कर रहा हो कि सर इसमें तो हमने वसुंधरा में तो वसुओं को धारण करने वाली है जो धरती, तो ये तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो अगर अब भी कोई ऐसी कमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसने पिछली 2 क्लासें ध्यान से नहीं देखी, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा है जैसा विग्रह वैसा नामकरण। अगर आप सीधा कर दोगे वसुओं, वसु यानी रत्न, वसु यानी रत्न, रत्नों को धारण करने वाली है जो, कौन? पृथ्वी, धरती माता, तो यहां पे हो जाएगा। तो यहां प्रलयंकर, प्रलय को करने वाला, तो ये बिंदी एक्स्ट्रा आ गई, वसुंधरा है, प्रलयंकर है ना। इसी तरह जैसे मान लो शब्द आ गया तीर्थंकर, तीर्थंकर, ये जो सारे शब्द हैं ये सारे अलुक तत्पुरुष के हैं। किसके हैं? वसुंधरा है, प्रलयंकर है, तीर्थंकर है। इसके अलावा जो शुभंकर तो मैंने आपको बता दिया, एक और शब्द दिमाग में नहीं आ रहा कोई, ऊंट पटांग बता दिया। जैसे मान लो किराएदार है, ठीक है, जैसे मान लो किराएदार शब्द बताता हूं आपको, किराएदार। अब आप जानते हैं इसमें क्या है? किराए का दार। अब यहां पे ये मात्रा, क्योंकि शब्द क्या होता है? किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है। यहां पे ये मात्रा है, किराए को दार यानी देने वाला, किराएदार मतलब किराए को देने वाला। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा ये मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, यहां लिख देता हूं। वसुंधरा भी इसी का उदाहरण है, प्रलयंकर भी इसी का उदाहरण है, और एक मैंने लिखा था वसुंधरा, प्रलयंकर, तीर्थंकर। तो अब आप है ना कभी भी अलुक तत्पुरुष का उदाहरण गलत करोगे ही नहीं। यहां तक मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, इसके बाद गलत होने का चांसेस ही नहीं बनता। बात करते हैं उपपद तत्पुरुष की। तो जब उपपद तत्पुरुष की बात करते हैं तो ध्यान रखें इसमें दूसरा पद प्रत्यय होता है और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जैसे जो प्रत्यय होगा इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। अगर मैंने लिखा जैसे 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 मनसिज, जैसे एक आप समझना बात को, ठीक है ना, ऐसा उदाहरण आपको, जैसे मैंने एक तो लिखा मनज, ध्यान से समझना एक बात को, हालांकि मनज नहीं होता है मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बार समझना। जैसे वहां जलज लिखा हुआ, मैंने लिख दिया मनज, है ना, और एक मैंने लिख दिया मनसिज। बात को समझना। देखिए अब इसमें दो शब्द क्या है, मन और एक प्रत्यय लगा हुआ है ज, सीधा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। तो अब अगर मान लो ऐसा शब्द होता जैसे जलज, ऐसा ही शब्द है ना, तो ये तो होता उपपद का, क्योंकि इसमें ज जो है प्रत्यय है। लेकिन जब मन और ज अलग करने के बाद सी बच गया तो ये अलुक का हो जाता है। समझ के बाद इनमें इतना ही अंतर है। उपपद तत्पुरुष में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा और अलुक तत्पुरुष में क्या होगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। तो इन प्रत्यय का प्रयोग जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होता, वो अलग से नहीं होता, अलग नहीं होता, ठीक है। अब आप देखो जलधि क्या है, जलधि, जलधि मतलब सीधा सा है, जल को धारण करने वाला या जल धारण करने वाला, जलधि, ठीक है। जलज, जल में जन्म लेने वाला। द्वीप, अब देखो ये द्वीप शब्द है, क्या मतलब हो इसका, दो बार पीने वाला, या मतलब यही चीज है। जैसे एक और आएगा द्विज, आएगा शायद, आगे आया है द्विज आएगा शायद, द्वीप या द्विज, द्विज आया क्या, यहां द्विज नहीं लिखा मैंने, अच्छा ये तो नए तत्पुरुष आ गया, इसके इतना ही दिए क्या उदाहरण, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी ये काम का है। द्वीप, तो अब द्वीप का क्या करोगे, दो बार पीने वाला या फिर क्या कुछ और होगा। तो जो द्वि शब्द है, द्वि यानी दो, बार, प यानी पीने वाला, है ना। दो, द्विज भी इसी का उदाहरण है, दो बार जन्म लेने वाला। अब जैसे ही आप इसका ये जो उदाहरण मैंने बताया क्या द्विज या द्वीप जो है ना, तो अब मैं कह दूं दो बार जन्म लेने वाला तो इसी में आएगा, लेकिन दो बार जन्म लेता है जो, है ना, तो क्या ले दिया, एक तो मान लो ब्राह्मण दे दिया, भाई एक जन्म संस्कार होता है तब उसके कहते हैं ना, तो ब्राह्मण के लिए द्विज आता है। तो अब इस प्रकार से मैं जैसे ही दो बार जन्म लेता है जो, अर्थात वह ब्राह्मण, तब वहां पर वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। लेकिन ये मूल रूप से किसका है, ये मूल रूप से इसी का है। अब देखो खग आ गया, वहां खेचर था, ख प्लस चर, ए की मात्रा एक्स्ट्रा बच रही, यहां खग, खग यानी आसमान या आकाश, है ना, आकाश में ग यानी गमन करने वाला,
गमन करने वाला। मधु, भंवरे को कहते हैं मधु यानी शहद, मधु का पान करने वाला, ठीक है। स्वर्णकार, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण का काम करने वाला वो होता है स्वर्णकार, ठीक है। जल में चर यानी विचरण करने वाला। पादप, पाद यानी पैर से पीने वाला यानी पेड़। अब यह भी बहुव्रीहि में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा? क्योंकि पैरों से पीता है जो वह, बस विग्रह का रूप चेंज किया, गड़बड़। निशा में विचरण करने वाला, जलद, जल देने वाला। अब यही तो, अब मान लो इसके अलावा और बहुत से एक्स्ट्रा उदाहरण होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था द्विज है, तो द्विज नहीं लिखा हुआ, द्विज यहां नहीं लिखा, तो आपके पास नोट्स हैं, आपने नोट्स प्रिंट निकलवा लिए हैं, है ना, नोट्स प्रिंट निकलवा लिए हैं, तो उस नोट्स में आप देख सकते हैं कि भाई आपके मान लो खाली जगह पड़ी है, वहां पर आपके पास जो भी बुक है उससे कुछ आपको लगे कि आप एक बार रीडिंग मार लो उस व्याकरण की किताब में जो भी एक्सरसाइज मौजूद है, एनसीईआरटी की कोई सी भी, उसमें से देखोगे यार ये उदाहरण भी अच्छे हैं, मैं इस नोट्स में एक साथ ही ऐड कर लेता हूं ताकि एग्जाम के टाइम मुझे सिर्फ यहीं से रिविजन करना पड़े। ये होता है तरीका, न कि ये कि अब जैसे कल मैं देख रहा था तो बोले लाइव क्लास नहीं है सर, हमें बता ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन, तो फिर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई शब्द आते हैं, ऐसे कोई शब्द आते हैं, तो आप लोग सीधी सी बात है, जो लाइव कमेंट में नहीं, जो सीधे कमेंट करते हैं उस कमेंट में करके छोड़ दोगे सर इनका आप कल की क्लास में बताना। ये तो होता है एक मतलब जो वास्तव में पढ़ना चाहता है स्टूडेंट उसका, और लाइव क्लास नहीं है, हम कुछ पूछ नहीं पाते, फिर क्या मतलब है इन क्लासेस का? अरे इन क्लासेस का मतलब नहीं है, मतलब हम अपनी स्कूल की छुट्टियों में जो ये मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है, इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ये जो हम अपना निजी समय आप लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत मतलब है, और मतलब पता भी है। वैसे किसी भी रिश्ते में, किसी भी कार्य में मतलब होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मतलब की बातें अक्सर स्वार्थी लोग करते हैं, अपने मतलब की बातें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इन क्लासेस का उपयोग बहुत होगा। अगर जो रेगुलर देख रहा है ना वर्ण की क्लास से लेकर अब तक, उसको पता है इन क्लासेस का, अब तक वो बातों बातों में महीना भर नहीं हुआ और वो समास टॉपिक तक पूछ लिया। उसे अगर मैं एकदम से वाच्य पूछ लूं कि कर्म वाच्य किसमें होता है, वो तुरंत बता देगा कि सर कर्म वाच्य भाववाच्य को अलग करने के लिए हमें आपने जो ट्रिक बताई है वो ये ट्रिक है कि सर हमें ये देखना है कि उसमें क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है, पहले तो ये देखना है। उससे पहले कर्ता के साथ द्वारा लगा होगा या से लगा होगा, और क्रिया के साथ जाना क्रिया सहायक रूप में आएगी, बस इतना मिल गया। तो हमें अकर्मक सकर्मक देखना है, अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। और इसके अलावा जो सिंपल साधारण वाक्य होते हैं, भूतकालीन वाक्य होते हैं, उनमें कर्तृवाच्य होता है। अगर किसी वाक्य में अगर मान लो ने और को दोनों परसर्ग चिन्ह आ जाते हैं, कारक वाले जो चिन्ह होते हैं ने और को, ये दोनों परसर्ग चिन्ह आ जाते हैं, इसका मतलब वो भाववाच्य का उदाहरण है, जैसे राम ने रावण को मारा, ऐसा आपकी एनसीईआरटी किताब कहती है। अगर भूतकालीन वाक्य में ने आ जाता है तो भी वो किसका है? कर्तृवाच्य। जो भी कार्यालयीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आती है वो हमेशा किस में आती है? कर्मवाच्य में आती है। मैं कहता हूं वाच्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। काल के बताए आपको, काल एक क्लास में बताया, काल का प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे टफ चीज रहती है लिंग वचन वाला थोड़ा रहता है, तो लिंग वचन को भी बढ़िया तरीके से सेट करो। आपको जो 5, 7, 10 नियम बताएं, लिंग वचन रिवीजन मांगते हैं, रिवीजन करो खाली समय में बैठ के। तो भैया महत्व तो बहुत है इन क्लासेस का, और ये आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी हकदार बनेगी। जहां जिसके हिंदी का रोल ज्यादा है ना, उनको लिए ये क्लासेस रामबाण है। और अब बात आती है कि मेरी एक आदत है कि मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं। जैसे ये बहुत सरल तरीका है, आपको एक चीज बता दी कि इसमें पीछे प्रत्यय आएगा, बेस्ट। अब मैं आपको इसके संस्कृत के रूल्स बताऊं, क्योंकि अलुक तत्पुरुष ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग में होता है, क्योंकि हमारे यहां तो संस्कृत इसके अलुक तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं वो सारे बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। तो अब मैं आपको मान लो अपनी विद्वता पांडित्य प्रदर्शन करूं और आपको क्लिष्ट उदाहरण बताऊं, और यहां पे कठिन, मैंने आपको है ना, जैसे परिवार शब्द है, इसमें बताओ देखें कौन सा समास, इसका समास विग्रह करके बताओ, वृक्ष शब्द की संधि विच्छेद करके बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको सरल तरीके से बता दिया। अच्छा, मैं कब कह रहा हूं मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं, आप मूल्यांकन करो। पीछे ऑब्जेक्टिव किताबें आपके सबके पास जो हैं, कोई दिशा की, किसी के पास प्रेरणा की ऑब्जेक्टिव किताबें होंगी, किसी के पास पिछले सालों के पेपर्स होंगे। मूल्यांकन कीजिए कि जो सर ने हमें पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है हम हल कर पा रहे हैं क्या।
कर पा रहे हो आप सही चल रहे हो, मिसगाइड मत होना, भ्रमित मत होना, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहां मैंने एक शब्द और बताया द्विज, यानी क्या हो जाएगा, 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने, अभी तक मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा आज की क्लास में, देखना आप। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, द्विज कहलाता है। जैसे मान लो इसके अलावा जैसे मैंने और शब्द लिख दिया थलचर, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही हो गया, थल में विचरण करने वाला जो थलचर होता है ना। और इसके अलावा यार आने तो चाहिए थे, नहीं आए हैं, आने चाहिए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने लिखे थे मेरे नोट्स में, तो नोट्स में शायद दोस्तों आपको पता होगा एक्स्ट्रा उदाहरण लिखे हुए होंगे। जैसे आपके एक उदाहरण लिखा होगा महीप, मही किसको कहते हैं, पृथ्वी को, तो मही का पालन करने वाला, ये लिखा हुआ है ना नोट्स में। हाँ, मुझे देखो मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स से सबसे बड़ी बात है कि 2013-14 में जो एलडीसी भर्ती आई थी, तब से लेकर ये नोट्स में पढ़ाता आ रहा हूं। इन नोट्स के आधार पर ऑल राजस्थान बीएसटीसी शायद 18 की बात है, 18 में ऑल राजस्थान बीएसटीसी जो टॉपर लड़की थी वो भी अपनी क्लास में पढ़ के गई और बढ़िया तरीके से अच्छी रैंक हासिल की। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में ऑल राजस्थान 6ठी रैंक जिसकी आई, भारती पूनिया है ना, बीकानेर से ही है, उसने भी यही नोट्स पढ़े, उसने भी इन्हीं नोट्स को, मैंने कहा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्लासेस को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और जहां डाउट हो मुझसे पूछते रहो। तो जब इन नोट्स को पढ़ पढ़ के लोग अपने भविष्य का निर्माण कर चुके हैं, तो इन नोट्स और इन क्लासेस का महत्व मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जैसे महीप हो गया, और इसी के अलावा जैसे मान लो राजनीतिज्ञ, ये भी इसी में आ जाएगा। अब ऐसा शब्द एग्जाम में आ जाए, हम घबरा जाते हैं कि अरे राजनीतिज्ञ, तो हम तोड़ते कहां से, यहां से, राज की नीति जानने, नहीं, सीधी सी बात, राजनीति जानने वाला, ठीक है, राजनीति जानने वाला। तो अब ये क्या हो गया, ये एक उदाहरण और बता दिया। ऐसे ही जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूं, अब जैसे ये पेपर में नहीं आते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको स्वस्थ, क्या उदाहरण है, स्वस्थ। अब ये क्या है, स्वस्थ। अब आपके दिमाग में स्वस्थ बोलते ही दिमाग में क्या चलता है, सर निरोग, कि भाई एकदम बीमारी वगैरह नहीं हो। अरे वो तो इसका अर्थ हो गया, आप इसको समास विग्रह करोगे, कैसे करोगे, तो इसका विग्रह क्या होगा, स्व, यानी स्वयं, स्व में स्थित रहने वाला, ये इसका विग्रह होगा, स्व में स्थित रहने वाला। अब मैं जैसे ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि इसीलिए तो मैंने कहा कि भाई टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते ही करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको जल्दी क्यों कहा, मैंने कहा जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्यों कहा, क्योंकि उसके पीछे है कि कंपटीशन एक तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या पता चल रही है कि उसके अलावा जैसे नोट्स आपके हाथ में आ जाए ना प्रिंट आउट निकलवा के, तो उसके बाद आप खुद लिख सको एक्स्ट्रा, और एग्जाम के उन नोट्स को इतना गंदा कर देना है लिख लिख के पेन से, है ना, पेन की स्याही से उन पन्नों को इतना घायल कर दो कि किताब और नोट्स भी कहें बेटी रा बाप मैं थारा सब दिमाग में छप चुके हूं, मेरे पीछे क्यों पड़ा, इतना गजब घायल कर दो। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कहता है ना कि जुनून, पागल जो इंसान होते हैं ना, जिनको पागल बोलते हैं, पागल नहीं होते हैं, वो समझदार होते हैं, और जिसमें ज्यादा जुनून है वो पागल ही कहलाता है। और जुनून क्या होता है बताता हूं, आपने कई बार ऐसे अपने आसपास बच्चे उदाहरण देखे होंगे जिन बच्चों को ये पता होता है कि ये लाइन इस किताब के इतने नंबर चैप्टर के, इतने नंबर पेज के, इतने नंबर लाइन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। और ऐसा पहले हम जब बोलते हैं ना तो हम यकीन नहीं करते हैं, इतना कोई याद थोड़ा रहता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैंने कहा ना इस मंच पे खड़े होकर जब हम बोलते हैं ना, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं ना सत्य, तो हम कोई भी टीचर, मैं अकेला नहीं, कोई भी टीचर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये उसका पैशन है, ये उसके लिए भगवान है। और यही था शिक्षण विधियां जब पढ़ते हैं 2016 सेकंड ग्रेड भर्ती के दौरान, जब शिक्षण विधियों की बात आई तो शिक्षण विधियों में यह था कि 20 क्वेश्चन आते हैं, ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन गलत नहीं चले जाएं। आज बच्चे गलत भटकते रहते हैं, मैं कहीं नहीं भटका, मैं कहीं नहीं गया, मैंने मार्केट से एक अच्छी किताब चल रही थी, वो एक किताब ली, और एक मेरे पास नोट्स तैयार किए हुए थे, ठीक है, और नोट्स को लिया, फिर उनको बढ़िया तरीके से देखा कि भाई इसमें 40 पेज हैं, ये है किताब जो है 60 पेज की किताब है, और नियम बना लिया कि 2 महीने पेपर के बीच में है, प्रतिदिन
मुझे शाम को 5 से 6 बजे 1 घंटे शिक्षण विधियां पढ़नी है, चाहे मैं एक दिन में 2 शिक्षण विधियां पढ़ूं चाहे। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया पहले दिन मैंने 2 ही पढ़ी, फिर अगले दिन 3। अपना स्पीड बढ़ती है क्योंकि हमारे माइंड होता है ना वो उस लैंग्वेज को कैप्चर करने के लिए सेट हो जाता है। यूं करते करते मैंने एग्जाम से पहले 17 बार शिक्षण विधियों को पढ़ा था। लोग कहते हैं कि सर इतना नहीं होता, मैंने खुद ने 17 बार पढ़ा था। उसका फायदा मुझे यह मिला कि 20 में से मेरे 19 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड का पूछा था कि ये विद्यालय कहाँ है, वो मैंने गलत कर दिया था। और गलत क्यों कर दिया? क्योंकि उस वक्त कंफ्यूज हो गया इंग्लैंड अमेरिका को लेकर, है ना। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। पढ़ा, वो कहता है ना, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो वही बात है कि पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि दिमाग में मतलब एकदम एक एक चीज छप जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सिद्धांत। मैं तो जोश भरता हूं, मैं आपको हंसा भी सकता हूं, कब मैं खुद हंसमुख, बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान हूं, लेकिन जब से ये लक्ष्य दिमाग में लिया है ना तो सारी हंसी मजाक जो शौक हैं, पतंगे, क्रिकेट वगैरह सब छोड़ दिए। बस दिमाग में एक ही टारगेट है कि एक बार ये सिलेक्शन की आंधी, एक क्रांति आएगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सर्वाधिक सिलेक्शन देने का लक्ष्य है। मैं नहीं जानता मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अंत तक मेहनत करूंगा, लड़ूंगा और फिर देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें स्वीकार है। तो इसीलिए बी ऑनेस्ट, अपने लक्ष्य के प्रति बी ऑनेस्ट रहें। समझ गए मेरी बात? थोड़ा सा ऑनेस्ट रहें। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आई कांटेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट रहिए। अब अगर आप पढ़ रहे हो ना, सिलेक्शन वास्तव में चाहते हो तो अपने इस लक्ष्य के प्रति ऑनेस्ट रहना, धोखा मत करना कि आपको यहाँ क्लास चल रही हो, नोट्स आप और पढ़ाई मोबाइल में टीवी चल रही है, ये चल रही है, आप पढ़ रहे हो। ना ना, गलत बात है। एकांत स्थान होना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं एक किताब को एक पन्ना एक बार पढ़ते थे और एक बार में उनके माइंड में छप जाता था। हम विवेकानंद की भूमि से हैं, वो इस भारत के एक दिव्य पुरुष हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं, यूं मान लीजिए। तो सोचिए हम हिंदुस्तान के होने के नाते हमें कितनी बुद्धिमत्ता होगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो इसी तरह से राजनीतिज्ञ हो गया, महीप हो गया, द्विज हो गया, है ना। आप और भी बहुत से ले सकते हो। नीरज है, नवचर है, क्या कहते हैं उसे, फल से एक और शब्द क्या है, फल से, चलो याद नहीं आ रहा, हाँ, फलदायी। इस प्रकार के बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे, आप देखते रहें, ऐड करते रहें। नया तत्पुरुष की बात होती है, जैसे मैंने न तत्पुरुष लिख दिया, इसका नाम होता है नया तत्पुरुष। नया तत्पुरुष में कंफ्यूजन होता है कि सर उपसर्ग आगे लगता है तब तो वो अव्ययी भाव में होता है, तो सर यहां पे भी उपसर्ग लगेंगे? बिल्कुल, इसमें उपसर्ग लगेंगे। और जो प्रथम पद में जो उपसर्ग आएगा, जैसे अ आया, अन आया या अन पूरा आया, ये तो 2 बार आ गया, ठीक है, या न आया या ना, ये सारे उपसर्ग जो हैं वो नकारात्मक भाव देंगे। अगर कोई उपसर्ग नकारात्मक भाव दे रहा है और इनमें से है अ, अन, अन, न, ना, तो निश्चित रूप से वो नए तत्पुरुष का उदाहरण। और इनका विग्रह बहुत ईजी है, जैसे अकारण मतलब न कारण, गलती से भी इसको बिना कारण मत कर देना, इसका विग्रह यही होगा न कारण। अनंत न अंत, अनमेल, अनमेल का क्या हो जाएगा? न मेल, अनहोनी न होनी, नास्तिक न आस्तिक, नालायक न लायक, नापसंद न पसंद, ठीक है, अनावश्यक न आवश्यक, असत्य न सत्य, अगोचर न गोचर, असभ्य न सभ्य, अकाल न काल, अजर न जर, है ना। नगण्य, तो इसमें तो सीधा हो जाएगा न गण्य, है ना। न और ना, नालायक भी आ गया ना इसमें, नालायक न लायक। बस ये नए तत्पुरुष है, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। इसमें ये उपसर्ग आगे आएंगे और नकारात्मक भाव देंगे तो ही इसमें होगा। बाकी अगर ये नकारात्मक भाव नहीं देते हैं ना तो कभी भी नहीं होगा, ये भी विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं लुप्त पद। लुप्त पद तत्पुरुष में इतना ही ध्यान रखो, मध्य पद लोपी समास भी से बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि इसमें एक से अधिक पद लुप्त होते हैं, मध्य के एक से अधिक पद लुप्त होते हैं, और बस ये ध्यान रखोगे ज्यादा एक से अधिक पद लुप्त होते हैं, ठीक है। केवल चिन्ह, इस समास में न केवल चिन्ह बल्कि पूरा का पूरा पद ही लुप्त हो जाता है। कारक के चिन्ह लुप्त नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा पद लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, तो हिसाब से तो दही में बड़ा यूं होना चाहिए, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तब क्या होता है, दही क्या होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो अब यहां दही और बड़ा के बीच में केवल में विभक्ति लुप्त नहीं हुई है बल्कि डूबा हुआ पूरे के पूरे पद लुप्त हो गया। वन मानुष, तो वन में रहने वाला मानुष। और सबसे बड़ी बात है, आप नोटिस करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो उसमें भी लुप्त हो रहा था। आप देखो यहां जैसे मधु का पान करने वाला, तो इसमें क्या है, मधु यहां आ गया और पान यहां गया, ये लुप्त हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये भी नोटिस करेंगे कि हां, इसमें ये रहा, मानुष यहां आया है और वन यहां, इसमें केवल मध्य का पद लुप्त होता है। जैसे दो पद होंगे ना, उसके बीच में आएगा जो भी आएगा, लास्ट में वगैरह कहीं नहीं आएगा। घृतान्न, ये घृतांत नहीं है, घृतान्न है, तो इसका मतलब हो गया घृत यानी घी से पका हुआ अन्न, घृतान्न। वायुयान, तो क्या हो जाएगा, वायु में चलने वाला यान। गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी, या मतलब कह सकते हैं धान, ठीक है। पर्णशाला, तो पर्ण यानी पत्तों से बनी हुई शाला। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ठीक है। पकौड़ी, ये बहुत अच्छा है, इसका कोई बता सकता है मुझे विग्रह क्या होगा पकौड़ी का? बताओ, देखें सबसे पहले कौन बताता है। पकौड़ी, तो पकी हुई बड़ी पकौड़ी कहलाती है। बस इसमें बीच के पद होंगे यानी मध्य पद होंगे, वही लुप्त होंगे, पहला और आखिरी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे कर्मधारय समास की ओर। मस्त होके आनंदित होके पढ़ा करो कि एक क्लास दिन में लेनी है और इस क्लास को ढंग से पढ़ना है। उसके बाद नोट्स पे वर्क किया करो थोड़ा सा। आप मरे ही स्वर्ग मिले हैं, तो जितनी मेहनत करती है विज्ञप्ति से पहले कर लो। विज्ञप्ति के बाद में यूं रहना चाहिए कि साहब विज्ञप्ति आ गई, लोग जब विज्ञप्ति के बाद फॉरम की चर्चा करते हैं, कब पेपर होगा उनकी चर्चा करते हैं, उस वक्त आप लोग ये चर्चा कीजिए कि यह विज्ञप्ति आ गई, अब अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। मुझे 2 घंटे जो है हिंदी साहित्य रिवीजन करना है, 1 घंटे व्याकरण पढ़नी है, ये पढ़ना है, रिवीजन करना है। क्या बोला मैंने? रिवीजन। जब दुनिया कहेंगी सर कोचिंग स्टार्ट हो रही है क्या, सर आप बहस लगा रहे हो क्या, उस वक्त आप रिवीजन की ओर चलोगे। आप भीड़ से हटकर चलोगे तो ही सिलेक्शन होगा। भीड़ के साथ साथ चलोगे कि अभी तक तो विज्ञप्ति नहीं आई, सर आपको क्या लगता है एग्जाम हो जाएगा क्या? मुझे लगने से, मैं भोपो जी हूं जो आंखा देखता हूं, मुझे लगता है मैं कोई आंखा देखता हूं कि हाँ आंखा देख बता दिया 1 की आई है पेपर उसी। अरे सरकार के काम में चुनाव करने दो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें बढ़िया तरीके से टॉपिक क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है। हो गई विज्ञप्ति नहीं आई, आपका सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस जारी रखो। इसीलिए हम सिलेबस के बाद में प्रश्नोत्तर स्टार्ट करेंगे। मजाल है सिलेक्शन चूक जाए, सिलेक्शन चूकने के पीछे जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। और अब वो मैडम फिर कमेंट कर देंगे सर आप खरी खरी सुना देते हो। अरे खरी खरी तो सुनानी पड़ेगी, तुम्हें सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। कड़वी दवाई ज्यादा असर करती है ना, कड़वी दवाई ज्यादा असर करती है। एक तो मान लो जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उसको ऐसे हाथ फेरे और ये वो मारवाड़ी में कहने बुचकारे, क्या बेटा कोई बात कौन तेरा सिलेक्शन कौन हुआ। बुचकारने से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। उसे ये एहसास दिलाओ कि तूने कहां गलती की थी। तेरे अगर रगों में खून नहीं, वो कहता पानी नहीं खून है,
तेरी रगों में अगर पानी नहीं खून है तो तू वापस अपनी गलतियों से सीख कि तेरी कमी कहाँ रही थी। बोला सर मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया था, एक बार मैंने ये टॉपिक छोड़ दिए थे, या मैंने लेट तैयारी शुरू की थी, या मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस नहीं की थी। कमी तो रही थी तभी सिलेक्शन चूका, कमी नहीं रहती सिलेक्शन नहीं चूकता। तो कमी जो रही उसे सुधार। तो खरी खरी कहे बिना सिलेक्शन नहीं होता। प्यार से बच्चा बिगड़ जाता है, आप जानते हो ना। बच्चे को थोड़ा सा मतलब यूं बताना पड़ेगा, उसे भविष्य को देखकर बताना पड़ेगा, बेटा भविष्य सुरक्षित करना चाहता है तो जबरदस्त तरीके से पढ़ ले। दुनिया जब सो रही है तब तू जाग, तू भाग मिल्खा भाग। चलिए, कर्मधारय समास जिसमें 3-4 तरह के संबंध चलते हैं। विशेषण विशेष्य संबंध, विशेष्य विशेषण संबंध, विशेषण विशेषण संबंध, उपमेय उपमान संबंध, उपमान उपमेय संबंध। 5 संबंध चलते हैं। मैं पांचों के पांचों व्याख्या करके बताऊंगा, मैं मिक्सअप नहीं बताता बिल्कुल भी। देखिए, इस समास में हमेशा कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है, ये दूसरा पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता था, तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होते हैं। विशेषण विशेष्य संबंध जहां होगा, ध्यान से समझ लेना यहां पर बात, जहां पहले विशेषण होगा और बाद में विशेष्य होगा, किसी शब्द में पहले विशेषण बाद में विशेष्य हो तो बस दिमाग में क्या लगा लेना, है जो। क्या लगा लोगे, है जो। बस अब देख लो क्या है, नीला है जो कमल। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महान है जो काव्य, महान है जो कवि। कु यानी बुरा है जो पुत्र, ठीक है। शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। महान है जो पुरुष। पीत यानी पीले है जो अंबर। अब जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो ये पीतांबर देखते वो सर ये तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मैंने आपको क्या कहा, ये इसी का उदाहरण है। अगर विग्रह हम ऐसे करेंगे तो, और पीले हैं अंबर जिसके अर्थात वह, तो फिर श्री कृष्ण हो जाएंगे, विष्णु हो जाएंगे, तो फिर ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। कु यानी बुरे। कु है जो लक्षण, ठीक है। नव युवक, नव है जो युवक। अब मुझे बताओ कहां आपको ज्यादा दिक्कत हुई? दिक्कत होती ही नहीं है। मैंने आपको यहां बता दिया, जब विशेषण पहले और विशेष्य बाद में हो, किसी शब्द में विशेषण पहले और विशेष्य बाद में हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों के बीच में है जो लगा दो। इसके अलावा कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ज्यादा उलझना मत। सिलेक्शन के लिए पढ़ना अलग होता है, विद्वान बनने के लिए पढ़ना अलग होता है। आप सिलेक्शन चाहिए आपको, विद्वान बनने का प्रयास न करें। सज्जन, सत है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। बहुसंख्यक, बहुत है जो संख्या में, बहुत है जो संख्या में। अल्पाहार, अल्प है जो आहार। वीर, देखो कितने इजी वे में हो रहे हैं। वीर है जो बाला। अब मैं इतना इजी करके जब बढ़ाता हूं तो वही बात है, बहुत है जो मूल्य। अब मैं इतना इजी करके जब पढ़ाता हूं तब दिमाग में आता है कि सर ये इतना इजी थोड़ी आएगा पेपर, ये इजी तुम्हें यहां लग रहे हैं, पेपर में नहीं लगेंगे। और इजी करके ही तो पढ़ने से फायदा होता है। ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विशेष्य विशेषण संबंध। अब देखो, जहां विशेष्य पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए तब क्या होगा। जब विशेष्य पहले आ जाए विशेषण बाद में हो तब हम क्या करेंगे, गलती से ये कर देंगे, सर ने कहा था है जो लगा दो, जैसे आप अब तक पढ़ते आए हो है जो। नर है जो अधम, वहीं गलती हो जाएगी। आप याद रखें, जब भी आप विशेष्य पहले और विशेषण बाद में हो, विशेषण से तो समझते हो ना, विशेषण बाद में हो तो आपको विग्रह करते समय विशेषण को पहले ले जाना है, समझ गए। तो इसमें विशेषण क्या है, अधम, तो इसका विग्रह क्या होगा, अधम है जो नर। इसमें जैसे उत्तम, और अब देखो ये पुरुषोत्तम शब्द है, मैं इसको विग्रह यूं कर दूं, पुरुषों में उत्तम, क्या हो जाएगा, अधिकरण। लेकिन इसका विशेषण बाद में, तो विशेषण को पहले लाओ, ये इसका मतलब यहां क्या है, उत्तम।
ये विशेषण है, तो आप उत्तम को पहले ले आओ। उत्तम है जो पुरुष, क्योंकि विग्रह करते समय विशेषण पहले आता है। जिनमें पहले है उनको पहले ही रखना, जिनमें बाद में है उनको पहले कर देना। मुनिवर, वर का मतलब इसमें हो जाएगा वर है जो मुनि। अब बोलेंगे सर वर तो विशेषण कैसे हुआ? बेटा वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसीलिए वर वधु कहते हैं ना। तो वर का मतलब क्या हुआ कि आज जो बारात आई है उसमें ये वर है, वर का मतलब इस बारात में ये सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए हम इसको अपनी बेटी दे रहे हैं। समझ रहे हो बात आप? तो ये वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो वर है जो मुनि, वही क्या कहलाएगा? मुनिवर। तो अब कितना इजी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, मजा अलग गलत हो जाए। अलुक तत्पुरुष, सर दोनों शब्दों का लक्षण कुछ शेष बचेगा, वो जो भागफल में से 2 शेष बच गए वो शेष बचता है हमारे यहां भी, बस इजी वे में हम कर लेंगे। अब बात करते हैं विशेषण की पुनरुक्ति। हमने 2 संबंध किए, विशेषण पहले आए तो और विशेषण बाद में आए तो दोनों कर लिए। अब दोनों ही विशेषण आ जाए फिर क्या करना है ना? तो जैसे शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, तो दोनों ही विशेषण होते हैं सर। श्याम यानी काला, सुंदर यानी सुंदर, गोरा यानी, तो हम क्या करेंगे? तो बहुत तरीका है, 2 बार है जो लगा दो। शीत है जो, उष्ण है जो, है ना? शीत है जो, उष्ण है जो। अब बोलो सर ऐसा कैसे कर देंगे, इससे गलत हो जाएगा। नहीं गलत होता, बिल्कुल भी गलत नहीं होता, आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहां है मोटा, तो क्या कर दोगे? मोटा है जो, ताजा है जो। अब आप या तो किताबों में यूं पढ़ोगे मोटा है जो, ताजा जो है, नहीं यही सही होगा, इसमें तो यही सही होगा चाहे कुछ भी करे। समझ गए बात आप? ये हो गया, ठीक है। चलिए, इसका एक तरीका और भी होता है, इसका विग्रह यूं भी मिलता है आपको किताबों। ये देखो, जो मोटा है जो ताजा है, ये भी विग्रह आपको मिलता है ना? ये समझाने के लिए बेस्ट है। जो मोटा है जो ताजा है, जो शीत है जो उष्ण है, आपको किताबों में मैं बता देता हूं, आपको यही मिलेगा। जो शीत है जो उष्ण है, दोनों ध्यान में रखो, कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। किताबों में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है। जो श्याम है, जो सुंदर है, ठीक है। नील लोहित, जो नीला है, जो लोहित, लोहित मतलब लाल, लोही यानी लोही का कलर कैसा होता है? लाल, तो जो लोहित है, ठीक है। अब बात आई गोरा, गट। अब सर गट का क्या अर्थ लें? तो इसमें क्या होता है, ये तो गोरा गट है, अरे कितना गोरा, अत्यधिक गोरा। अब ये एक तरह से थोड़ी सी देसी आ गई, राजस्थानी में गोरो गट, काड़ो कुट, पीड़ो पट, धोड़ो चुट, है ना? तो ये अपने शब्द हैं, इनको अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि ढंग से व्याख्या करनी है। तो अत्यधिक गोरा, अच्छा बुरा, तो वही जो अच्छा है जो बुरा है, ठीक है। लालचट, तो सीधा कर दो अत्यधिक लाल। अब ये लालचट, बल्कि इसमें शब्द था लाल सुर्ख, शुद्ध शब्द क्या होता है? लाल सुर्ख होता है, मतलब एकदम अत्यधिक लाल। लेकिन लाल चुट, ये लाल चट बोलने में आता है, लेकिन देसी शब्द है। तो जो भला है जो बुरा है, जो भला है जो बुरा है, ठीक है। काला शाह, अत्यधिक काला यानी काले से भी काला। नील पीत, जो नीला है जो पीत है यानी पीला है। लाल पीला, जो लाल है और जो पीला है, ये हो गया। अब एक चीज और देखो, यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे एक चीज बता देनी जरूरी है। जैसे यही आपके दिमाग में आया होगा शीतोष्ण कि सर ये तो द्वंद्व समास का है, हो सकता है किसी ने अब तक कमेंट कर भी दिया होगा, क्योंकि कई बार मैंने कहा ना, टॉपिक जब तक पूरा नहीं होता ना, तब तक कभी भी एनालिसिस मत करो कि अपने को समझ आया या नहीं आया या कुछ गलत है। देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा शीत या उष्ण,
या शीत और उष्ण, ये भी पढ़ा होगा, और इसका ये विग्रह पढ़ा होगा। तो सर हमें सही कौन सा करना है? देखो, जब शीतोष्ण आता है तो हम निश्चित रूप से द्वंद्व समास में जाते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वहां अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटी बात बताऊं, जैसे एक भला बुरा उदाहरण और होता है, भला बुरा, लंगड़े लूलों, भूखा प्यासा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना है ना। जैसे मैंने कहा भूखा प्यासा लड़का सो गया, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा भूखा प्यासा सो गया। दोनों में अलग अलग समास है, ध्यान से समझना, दोनों में अलग अलग समास है। देखो इस टाइप से जब आए वाक्य में, तो जब ये जो भी सामासिक पद आएगा, ये जब विशेषण के रूप में आए तो वहां कर्मधारय होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय। कैसे? देखो, ये भूखा प्यासा क्या है? इस लड़के की विशेषता है, ये विशेष है, लड़के की विशेषता है कि वो भूखा प्यासा है। तब इसका विग्रह कैसे करोगे? जो भूखा है, जो प्यासा है, लड़का सो गया। और जब भूखा प्यासा संज्ञा के रूप में आए, किस रूप में आए? संज्ञा के। अब की बार देखो, इसके आगे लड़का नहीं है, बल्कि भूखा प्यासा, लड़के की जगह भूखा प्यासा आ गया, तो हमने सीधा बोल दिया भूखा प्यासा सो गया। तब इसका जब विग्रह करोगे तब यहां द्वंद्व समास होगा, भूखा और प्यासा, भूखा और प्यासा। अब नोटिस एक और करना, जैसे द्वंद्व समास आएगा तब मैं बताऊंगा। जैसे लंगड़े लूले लोगों की सहायता करनी चाहिए, तो लंगड़े लूले लोगों, तो लोगों की विशेषता क्या? लंगड़े लूले। तो यहां हम कर देंगे कर्मधारय, क्योंकि ये विशेषण के रूप में आया है। जब समासिक पद विशेषण के रूप में आता है तब वहां कर्मधारय करना है। हमने सीधे कहा कि लंगड़े लूलों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब ये संज्ञा के रूप में आ गया, तब वहां पे क्या हो गया? लंगड़ा और लूला। बात समझ गए? तो इस तरीके से जो है आप समझोगे तो बढ़िया तरीके से समझ आएगा। आगे मैं द्वंद्व समास में ऐसे 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाएगा। अब ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा आपको डराती है और समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो देखना क्या चीज है? उपमान उपमेय संबंध। मैंने पहले उपमेय नहीं दिया, मैंने क्या बोला? उपमान। क्या बोला? उपमान। ध्यान किधर है आपका? आपसे ही कह रहा हूं, उपमान, उपमान, ठीक है। देखिए, उपमान उपमेय संबंध, अगर कभी उपमान, पहले उपमान होता क्या है? उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे मैंने किसी के मुख की तुलना कमल से की है, मैंने कहा भाई तुम्हारा मुख जो है वो कमल के जैसा है, तो उसका मुख क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? उपमान है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, है ना, कि चंद्रमा के समान मुख का रूप दर्शन, मतलब चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। जैसे कोमल कलाइयां कुसुम सी और नयन मृग नयन से सुंदर, है ना। तो ये क्या है? उपमेय उपमान संबंध होते हैं। उपमा अलंकार जब हम पढ़ते हैं, सास ऐसी सम समान सरिस ज्यों त्यों, कुछ वाचक शब्द होते हैं उनके द्वारा पहचानते हैं, तो अलंकार अलग चीज है, वो आगे देखेंगे। अब देखो, तो जब उपमान पहले आए, क्या आए? जब उपमान पहले आए तब कुछ नहीं करना, दोनों शब्दों के बीच के समान लगा देना। जैसे नयन की तुलना किससे की? कमल, तो कमल के समान नयन। मीनाक्षी, तो मीन, है ना, तो क्या हो जाएगा? मीन के समान अक्षी, यानी आंखों वाली। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। ध्यान से समझना, हृदय की तुलना कठोर से की है, यानी पाषाण, तो पाषाण के समान हृदय, पाषाण के समान हृदय। राजीव के समान लोचन। मृग, अब ये कितना बेकार उदाहरण है, मृग नहीं, और हम क्या बोलते हैं? मृग के समान नयनों वाली, ऐसे ही बोलते हैं ना, किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना। अब आपने कभी सोचा है कि मृग के समान, मृग के समान तो मतलब उसका मृग का ये मुंह है ना, और ये धड़ है,
और धड़ के ये टांगे हैं, इस तरह टांगे। ऐसी आंखें किसकी होती है? एक पीछे पूंछ होती है। मृग के समान आंखों वाली किसकी ऐसी आंखें होती है? भाई मेरी तो नहीं है, मैंने तो कभी देखी भी नहीं। आपने देखी है कभी? इसका क्या होना चाहिए? मृग के नयनों के समान नयनों वाली मृग नयनी होती है। लेकिन हम क्या, मृग के समान नयनों वाली, ऐसी आंखों के चार चार टांगे, एक पूंछ लगी हुई, ऐसी आंख देखी कभी? लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि इन शब्दों की व्याख्या करते हैं, सोचते हैं, नहीं विचार किया। मृगाक्षी, सेम वही बात है, मृग के समान अक्षी वाली। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। बात को समझ जाना कि अगर उपमान पहले, यानी जिससे तुलना की जा रही है वो पहले है और जिसकी तुलना की जो बाद में है, तो दोनों के बीच में के समान लगा दो, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपके सामने, पहले उपमेय बाद में उपमान, तो सेम वही नियम, विशेषण विशेष्य में जैसे विग्रह जब करेंगे तो विशेषण को पहले ही लाना है, सेम ऐसे ही उपमान अगर पहले आए तब तो के समान लगा देंगे। बाई चांस उपमान बाद में दिखाई दे आपको, जैसे वो देखो चरण कमल है और यहां कमल नयन, इसको यूं समझो आप, जैसे देखो नयन कमल, समझना बात को, और एक मैंने लिखा कमल नयन, तो आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि सर इसमें नयनों की तुलना कमल से हो रही है। तो इस नीचे वाले उदाहरण में नयनों की तुलना कमल से हो रही है। किससे हो रही है? कमल से। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, कमल के समान नयन। अगर बाई चांस तुलना जिससे हो रही है वो बाद में आए तो आपको विग्रह करते समय उसे पहले लाना है, तो आप ले आओगे कमल को पहले। लेकिन अब आप के समान नहीं लगाओगे, अब आप क्या लगाओगे? के समान नहीं लगाओगे, आप लगाओगे रूपी। क्या लगाओ? तो कमल रूपी नयन, क्या कर दोगे? कमल रूपी नयन। बस अब यहां आप समझ गए होंगे, जब उपमान बाद में आ जाए तो विग्रह करते समय तो उसे ले आना पहले और फिर लगा देना रूपी, कमल रूपी चरण। अब स्त्री की तुलना रत्न से हुई है तो रत्न उपमान है, तो रत्न को पहले लगाओ, रत्न रूपी स्त्री। अब मुझे पता है कईयों के सर ये एक बार दोबारा बताना, दोबारा आप ध्यान से देखते जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, उपमान पहले आए तब तो के समान लगा दो, उपमान बाद में आए तो उपमान को विग्रह करते समय तो लाना पहले ही पड़ेगा, पहले लाओ और रूपी लगा दो। जैसे यश की तुलना आप किससे कर रहे हो? पताका से कर रहे हो, तो पताका उपमान है ना, भाई यश की तुलना, तो हम क्या करेंगे? पताका को पहले ले आएंगे, पताका रूपी यश। भव यानी संसार की तुलना सागर से हुई है तो आप सागर को पहले ले आओ, सागर रूपी भव। विद्या की तुलना धन से तो धन रूपी विद्या। नर की तुलना सिंह से हुई है तो सिंह, जिससे तुलना होगी उसे पहले ले आओ, सिंह रूपी नर। मुख की तुलना, अब ये देखो एक बताता हूं, अगर मान लो इस प्रकार है चंद्र मुख, तब तो आप क्या कर दो? चंद्र के समान मुख, क्योंकि उपमान पहले आया है। लेकिन अगर उपमान बाद में आ गए, विग्रह करते समय पहले ले आओ, चंद्र रूपी मुख, लता रूपी देह, पल्लव रूपी अधर। अब आपको किताब में कहीं पर अगर अधर रूपी पल्लव दे रखा है तो वो किताब गलत है, मैं यहां गलत नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। हस्तारविंद तो अरविंद रूपी हाथ, यानी कमल रूपी हाथ, है ना। वचनामृत, वचन किसके समान है? अमृत, तो अमृत रूपी वचन को सुनकर मेरा मन गदगद हो गया, ठीक है। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध, ये लो। बस ये तरीका कर्मधारय समास में समझना है, आपके कभी भी कर्मधारय समास गलत होगा ही नहीं। अब बताओ क्लास बोर की क्या? बिल्कुल बोर नहीं की होगी। और ये जो आज की क्लास है ना, इसमें पूरी क्लास में बच्चे स्टूडेंट्स के ज्यादा गलत, ये जहां गलतियां ज्यादा होती है ना वो आज की क्लास थी।
वो तत्पुरुष में कभी गलती नहीं करते हैं, वो इनको विग्रह करते समय और गड़बड़ कर देते हैं, उपमेय उपमान बाद में पहले रख देते हैं, विशेषण बाद में रख देते हैं, या रट्टा हुआ होता है कहीं। तो अगर इस चीज को समझ लो, जैसे मेरी जो हिंदी साहित्य क्लासेस हैं वो स्टूडेंट 2-2, 3-3 बार देखते हैं। क्यों सर, उनको एक बार में समझ नहीं आती क्या? नहीं, बल्कि एक बार वो देखते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, फिर उनमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं फिर जाके देखते हैं, वो अपना रिवीजन करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं वो इतना अच्छा, जो 58 क्लास अपने आप में, यानी 58 घंटे पढ़ाना पिछले 2 महीनों से, इसका मतलब लगातार क्लासेस चले 2-2.5 महीनों से, ये बहुत लंबा पढ़ाते हुए आदमी खुद बोर भी हो जाता है, लेकिन अभी तक बोर नहीं हुए क्योंकि वो पूरा कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। 200 क्लासेस से ऊपर जाएगा। मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, और जो आप मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही शानदार क्लास है। अगर आपको लगी हो तो जरूर कमेंट्स में बताएं, और जो लाइव कमेंट को छोड़कर सीधे कमेंट जाके बताएं। आपको कोई शब्द अगर डाउट है तो आप वहां कमेंट करें, खाली समय में देखेंगे, और दूसरे बच्चे भी उन कमेंट्स को देखें। अगर लगे कि आपको आता है तो आप तुरंत आप व्याख्या कर दो, मेरी ओर से आप रिप्लाई कर दो कि भाई इसका ये होगा। क्योंकि मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अकेला चल तो सकता हूं, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। आप रिप्लाई कर दोगे इसका भाई ये होगा, इससे आपको भी नया शब्द सीखने को मिलेगा। मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, सभी मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करें, उसमें जो टेस्ट सीरीज हैं वो लें। विशेषण का टेस्ट हो चुका है, मैं आज तो जल्दबाजी में बता नहीं पाया जो रैंक किसकी क्या रही। आज फिर टेस्ट है, अभी 4 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिया का टेस्ट है आज, क्रिया टॉपिक का, और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आज। तो बढ़िया टेस्ट देना। 4 बजे, 5 बजे तक देख लिया करो, थोड़ा बहुत हो सकता है 5-10 मिनट हमें लेट हो जाए। 5 बजे फिक्स टेस्ट दे दिया करो, 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, टेस्ट दिया करो, रैंक बनेगी, और हम क्लासेज में रैंक शेयर भी करेंगे। ठीक है, कल समाज की लास्ट क्लास, उसके बाद जो होगी संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ दिन।